जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ातिमा मसूद। एज़ अ कंसल्टेंट डायटीशियन और लाइफ़स्टाइल मॉडरेटर मैं इस्लाह नेटवर्क पे अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हूँ। और इसके साथ-साथ मैं हेल्थ क्लब जो कि है न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लिविंग क्लब, उसकी भी फाउंडर हूँ, जिसके तहत मेरा बेसिक पर्पज़ इस्लाह नेटवर्क के साथ ही काम करने का और नहल क्लब को बनाने का यही है कि मैं लोगों में डाइट की अवेयरनेस दे सकूँ कि वो अपनी सेहत को अपनी जो नॉर्मल डाइट है उससे कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो जो आज मुझे सईदा ज़ैदी ने जो टॉपिक मुझे असाइन किया है, वो है फूड गाइडलाइंस व्हाइल फास्टिंग, क्योंकि हम रमज़ान का जो महीना होता है, सोल डिटॉक्सिफिकेशन के साथ-साथ हम उसको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। हमारा पर्पज़ होता है कि जहाँ पे हम अपने अंदरूनी इनर को हम बेहतर बना रहे हैं, वहाँ पे हम अपनी ग़िज़ा को और अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकें। क्योंकि सेहत भी कुदरत का, अल्लाह की तरफ का एक बहुत बड़ी नेमत है, अमानत है, जिसके लिए अल्लाह ने हमसे ऑन द डे ऑफ जजमेंट क्वेश्चन होगा कि हमने अपनी खुराक को अपनी सेहत को किस तरीके से बेहतर बनाया। तो जो रोड मैप होगा मेरी प्रेज़ेंटेशन का, वो होगा कि हमने अपने रमज़ान में न्यूट्रिएंट्स को और कैलोरीज़ को किस तरीके से बैलेंस करना है, हमारी सहरी और इफ्तारी क्या होनी चाहिए, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ रमज़ान में हमारी किस टाइप की होनी चाहिए, हाइड्रेशन लेवल को हम कैसे मैनेज कर सकें और जो हम कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उनको कैसे मैनेज करें, उनका सॉल्यूशन क्या है और हेल्थ इम्प्रूवमेंट टिप्स क्या हैं जनरली। ओके। सबसे पहले तो है कि न्यूट्रिएंट्स को और कैलोरीज़ को बैलेंस करना। न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज़ अब हम में से ज़्यादातर लोगों को पता चल गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कैलोरीज़ क्या होती हैं, इनकी हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरत है। अगर मैं ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे जिस्म को रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जिस्म के मुताबिक ज़रूर चाहिए होते हैं। अगर हम इनका रेशियो अपनी ज़रूरत के लिहाज से नहीं लेते, तो हमारी बॉडी जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक गाड़ी को पेट्रोल अपने एक स्पेसिफिक ट्रैवल करने के लिए पेट्रोल चाहिए, डीज़ल चाहिए, उसकी बैटरी में पानी होना चाहिए, बाकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। उसमें से कोई एक चीज़ डिस्टर्ब होगी, गाड़ी प्रॉपर्ली अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो रमज़ान में तो सबसे बड़ा मेन हमारा कंसर्न आता है, 2 तरह के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, या तो वो अपने वेट को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं या वो चाह रहे होते हैं कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें और वेट को गेन भी कर सकें। तो इसमें जो 2 हमारे पास मेन कैटेगरीज़ होती हैं, न्यूट्रिएंट्स और कैलोरीज़, ठीक है? जी, कोई क्वेश्चन जो होगा वो मैं एंड पे इंशाल्लाह कैटर करूँगी, ठीक है? तो न्यूट्रिएंट्स को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप किसी भी अपने करीबी या ऑनलाइन इस्लाह नेटवर्क पे, मैं हूँ, डॉक्टर अना मौजूद हैं, डायटीशियन को विज़िट कर सकें, तो अपना ज़रूर एक दफ़ा कीजिए, ताकि अपनी हेल्थ को आप जान सकें कि आपकी हेल्थ कैसी है, उसको आप मज़ीद अपनी खुराक से बेहतर बना रहे हैं या खुदा ना ख़ास्ता उसको कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी भी वजह से डायटीशियन को विज़िट नहीं कर पा रहे, तो आपने गूगल पे जाएँगे, मैं आपके साथ स्क्रीन देख रही हूँ, आप बताइएगा ये शो हो रही है? यहाँ पे आप मैक्रो कैलकुलेटर लिखेंगे। फ़ाइज़ा स्क्रीन शेयर हो रही है? सही है। जी, आप मैक्रो कैलकुलेटर लिखेंगे, वहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, डायटीशियन को विज़िट नहीं कर पा रहे, तो आपने गूगल पे जाएँगे, मैं आपके साथ स्क्रीन देख रही हूँ, आप बताइएगा ये शो हो रही है? यहाँ पे आप मैक्रो कैलकुलेटर लिखेंगे। फ़ाइज़ा स्क्रीन शेयर हो रही है? सही है। जी, आप मैक्रो कैलकुलेटर लिखेंगे, वहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन या टाइप आ जाएगा, इसमें आप अपनी एज, जेंडर, हाइट, वेट, एक्टिविटी और अपना गोल, जो आपका गोल है, वो आप पुट ऑन करेंगे, तो आपको कैलकुलेट करके आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बता देगा कि आपको इतने रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए। अब वो जो अमाउंट वो बताएगा, उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमारी सहरी होती है और इफ्तार होता है। इसको आप डिवाइड करेंगे, मेन लॉजिक हमारी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए यही है। और ये किस पे डिपेंड करेगी कि आपका गोल क्या है, आपने अपने मकसद क्या रमज़ान में अपनी सेहत के लिहाज से बनाया है। सहरी की अगर हम बात करें, तो सहरी हमारा फर्स्ट और बेसिक मील होता है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए, ना ही इसको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। हाँ, ये फ़राइज़ रोज़े के जो फ़राइज़ हैं उसमें नहीं है, लेकिन अहादीस से इसकी हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का पता चलता है। मफ़हूम हदीस है कि सहरी करो, उसमें अल्लाह ने आपके लिए बरकत डाली, और दूसरी हदीस है कि मेरी उम्मत, मफ़हूम है ये, मेरी उम्मत के लोगों में तब तक खैर है जब तक वो सहरी में ताख़ीर और इफ्तारी में जल्दी करेंगे। अगर हम इसकी साइंटिफिकली रीज़न भी देखें, तो कुछ लोग होते हैं जो रात का खाना ही लेट खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर वो सुबह की नमाज़ के वक़्त उठते हैं, वो सहरी को स्किप कर देते हैं। आपकी बॉडी को अपने फंक्शंस को बेहतरीन तरीके से परफ़ॉर्म करने के लिए कुछ टाइम
टाइम के बाद एनर्जी की ज़रूरत है। जब वो एनर्जी बेशक आपने अपने वज़न को कम करना है या अपने वज़न को बढ़ाना है, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये हर एक के लिए मुख्तलिफ हो जाता है। ऑब्वियसली जो वज़न कम करना चाह रहे हैं उनके लिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जो वज़न को बेहतर बढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। अब उसमें जब कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ रात का खाना खाते हैं, उसके बाद अगले दिन बस रात की इफ्तारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें आपकी बॉडी जो है वो अपनी चर्बी को जिस्म की चर्बी को नहीं पिघला पाती, ठीक है? जिस्म की चर्बी को पिघलने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है। वो एनर्जी नहीं आ रही तो आपका जिस्म क्या करता है, आपका जिस्म जो है आपके मसल्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है, मसल्स की तोड़-फोड़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आप रमज़ान के रोज़े में और बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? इसको अगर हम साइंटिफिकली कहें तो इसको स्टारवेशन फेज़ कहते हैं। इसलिए आपने सहरी को कभी भी स्किप नहीं करना और कभी भी बहुत जल्दी नहीं करना। जो टाइम ड्यूरेशन आपके सिटी आपकी कंट्री के लिहाज़ से है, उसी में ही स्लोली करने की कोशिश कीजिए। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमने खाना क्या है? 2 तरह के लोग मैंने फिर बात की कि एक तो हमारी जिन लोगों की फिज़िकल एक्टिविटी कम है या वो वज़न कम करना चाह रहे हैं। दूसरे वो तरह के लोग आते हैं जिनकी फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है या वो अपने वेट को गेन करना चाह रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि जिस तरह हमारे आजकल कोविड की सिचुएशन भी है, ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही हैं। कुरान क्लासेस के लिए भी ऑनलाइन ही वो कर रहे हैं, घर से बाहर वो नहीं जा पा रहे। तो उन्होंने उनकी कोई ख़ास घर की फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनकी जो सुबह की सहरी होगी, उसमें वो गुड प्रोटीन का पोर्शन लेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे उनकी कार्बोहाइड्रेट्स आएँगे, तीसरे नंबर पे उनके डाइट में फैट्स आएँगे। अब ये गुड हर एक के लिहाज से मुख्तलिफ होगा और ये आप कैसे चेक करेंगे? ये जो मैंने आपको मैक्रो कैलकुलेटर का तरीका बताया, आप उसके ज़रिए मुख्तलिफ होगा और ये आप कैसे चेक करेंगे? ये जो मैंने आपको मैक्रो कैलकुलेटर का तरीका बताया, आप उसके ज़रिए से चेक करेंगे कि आपके जिस्म को कितनी प्रोटीन की ज़रूरत है। एक अगर मैं रफ अंदाजे से बताऊँ तो एक जो नॉर्मल इंसान है, जितना उसका वेट होता है, उतने ग्राम उसको रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है? अगर वो नहीं लेगा तो उसकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद आते हैं वो लोग जिन्होंने वेट गेन करना है, या वो ख़वातीन जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है। बेशक वो वेट रिडक्शन फ़ेज़ में है, किसी में भी जिस तरह घरों में हमारे होता है कि हाउस हेल्प नहीं है आजकल कोविड की वजह से, या वैसे भी हाउस हेल्प नहीं होते, हम रमज़ान में अपनी मेड्स को या बाकियों को रिलैक्स थोड़ा-सा कर देते हैं, तो उसमें फिर घर की ख़वातीन पे वर्कलोड बढ़ जाता है। उसमें उस तरह उन ख़वातीन ने अपनी सहरी में क्या करना है, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, वो ज़्यादा लेने हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज़ की अगर मैं जनरल बात करूँ, वैसे सबको पता होता है, उसमें आएँगे रोटी, चावल, अजनास, दलिया, जो सारे सीरियल्स अवेलेबल हैं। आपने वो सहरी में बेहतरीन मिकदार में खाने हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके आएँगे प्रोटीन, जिसमें कि गोश्त आ जाता है, अंडा आ जाता है, दालें आ जाती हैं, बीन्स आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे आएगा फैट, ठीक है? फैट बेशक आप वेट गेन करना चाह रहे हैं, वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, आपने हमेशा उसको तीसरे नंबर पे ही रखना है। क्योंकि मेन मकसद हमारा अपनी सेहत को भी बेहतर बनाना होता है। अब ये न्यूट्रिएंट्स को हमने अपने दिन में कैसे डिवाइड करना है, अपनी खुराक में कैसे मैनेज करना है, उसके लिए ये माई प्लेट एक इंट्रोड्यूस करवाई गई है, एक टेक्निक हम इसको कह सकते हैं। ये टेक्निक डाइटिशियंस या जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी एसोसिएशन ने करवाई है। इसका मतलब है कि अगर जो घर में आपकी इस्तेमाल होने वाली प्लेट है, अगर हम उसका एक रफली अंदाजे से 4 हिस्सों में तकसीम करें तो वो प्लेट हमारी कैसी नज़र आनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाएगा ये ग्रेन्स का पोर्शन। ग्रेन्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स वाली वो ग़िज़ाएँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, ठीक है? मतलब रोटी है, दलिया है, अजनास, पराठा है, ये जो भी आप अपने हिसाब से ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्रोटीन का पोर्शन, ठीक है? प्रोटीन के पोर्शन में हमने फूड्स अगर हम बात करें तो प्रोटीन में वो फूड्स थी जो कि अंडा, गोश्त, दालें, लोबिया और बीन्स, ठीक है? इसके बाद आप ये हमारी जो देसी पाकिस्तानी घरों में इस्तेमाल होने वाली सहरी है, जो सेहतमंद भी है और जो शक्ल में हमें प्यारी भी है, ये वो सहरी है, ठीक है? इसमें यहाँ पे आ गया कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन, यहाँ पर आ गया प्रोटीन का पोर्शन और प्रोटीन के पोर्शन के साथ ही उन्होंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, जिस तरह ये टमाटर और ये दोनों पोर्शन उन्होंने मिक्स कर दिए हैं, ठीक है? और यहाँ पे प्लेट में आ जाएगा आपका सीज़नल कोई भी फ्रूट। अगर आप बेशक सेब ले लें, बनाना केला ले लें, अमरूद ले लें या कोई फल नहीं है, तो फिर आप 3 खजूरें खाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तानी लोगों में या ख़वातीन में भी अगर हम बात करें, चाय के बगैर हमारी सहरी नहीं होती, ठीक है? तो फिर आप ये चाय लेंगे, लेकिन इसमें चाय में फिर आप ख़्याल रखेंगे कि ये पकी हुई चाय नहीं होनी चाहिए, सेपरेट टी जिसमें कहवा अलग और दूध अलग होता है, वो वाली चाय होगी।
कुछ लोग लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, लस्सी भी बहुत फ़ायदेमंद है, आप वो भी दूध दही के पोर्शन में ले सकती हैं। ये एक बेसिक प्लेट है हमारी, जो कि एक सेहतमंद है, बेशक हम वज़न कम करना चाह रहे हैं, बेशक बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारी प्लेट ऐसी नज़र आनी चाहिए सहरी में। पराठे की जगह या यहाँ पे रोटी की जगह आप अपने हिसाब से कोई भी सीरियल ले सकते हैं। कुछ लोगों को सुबह नाश्ते में चावल सहरी में चावल पसंद होते हैं, वो चावल ले सकते हैं। कोई लोग जौ का दलिया पसंद करते हैं, जो आपकी पसंद होगी आप उसको ऐड कर सकते हैं। सहरी के बाद बात आती है इफ्तारी की। इफ्तारी में हम कुछ रिकमेंडेशन सबको पता है कि पकोड़े, समोसे नहीं खाने। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे हमने हमारी हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, हमारा तरीका कैसा होना चाहिए इफ्तारी को करने का। जब भी रोज़ा खोलें, 1 की बजाय 3 खजूरों से रोज़ा खोलें। इसकी वजह ये है कि आपका पेट जो है, रोज़े हमारे गर्मियों के रोज़े हैं और बड़े होते हैं, उनका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। जब आप एक अफ्तारी के इतने टाइम के बाद अपने जिस्म पेट को सिर्फ़ 1 खजूर देते हैं ना स्टमक को, आपका जो स्टमक है, वो उसको सही तरीके से डाइजेस्ट कर रहा होता है कि आप ऊपर से पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसको ब्लॉटिंग शुरू हो जाती है। अपने स्टमक को, अपने जिस्म को थोड़ी-सी इजाज़त दीजिए कि वो आपके खुराक को पहले हाथ ले, ताकि पानी को जज़ब करने के लिए भी उसको एनर्जी, तवानाई मिले, ठीक है? क्योंकि आपकी बॉडी को उस वक़्त इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, जो कि खजूरों में बेहतरीन मिकदार में की सूरत में आपको मिल सकती है। इसके बाद आपने कोई भी एक हेल्दी ड्रिंक्स जो होगा, जो भी आपके मशरूब आप हेल्दी पसंद करें, उसमें हम आगे बात करेंगे, उसका आपने 1 गिलास पीना है। 1 गिलास से ज़्यादा आपने उस वक़्त मशरूब नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है? उसके बाद आपकी फ्रूट चाट आ जाती है, चना चाट आ जाती है, उसका 1 बाउल आप लेंगी, ठीक है? पकोड़े, समोसे, फ्राइड फूड सबको पता है कि सेहतमंद नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों में जिस तरह हमारे बहुत ज़्यादा से पेशेंट्स में, या जब मैं पेशेंट्स को देखती हूँ, मैं आज ही अपने पेशेंट से बात कर रही थी, तो शी सेड कि पकोड़े, समोसे के बगैर हमारी इफ्तारी नहीं लगती। हमारे घरों में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। उसमें फिर आपने क्या ऑप्शन को अवेल करना है कि आपने सादे आलू के चिप्स की बजाय पकोड़ों का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि पकोड़ों में आलू के साथ सब्जियाँ भी हैं। सब्जियाँ आपको फाइबर दे रही हैं, जो कि आपको आलू की सूरत में हम उसको इतना फ्राई करते हैं कि उसका फाइबर कंटेंट है, या जो उसकी स्टार्च है, वो खत्म कर दी जाती है। पकोड़ों में हम साथ उसकी सब्जियाँ डाल देंगे, वो आपकी कम नुकसानदेह होगी। इसी तरह जो सब्जियों वाला समोसा होता है या रोल होता है, वो फ़ायदेमंद है। और अगर आप इनको रोज़ाना खाना चाहें, तो फिर आप इनको शैलो फ्राई करके या बेक करके खा सकते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर फ्राइड फूड्स, तली हुई चीज़ों का खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। बेशक आप वेट को गेन करना चाह रहे हैं, बेशक आप वेट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, या आप कोई और हेल्थ कंसर्न है आपका। इसके साथ-साथ आपने इफ्तार में गुड बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट, अगर आप लोगों ने मेरी, जिस तरह मैं नहल क्लब अपने इस्लाह नेटवर्क पे भी अपनी वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने सुनी होंगी। बैलेंस डाइट का, बैलेंस फूड का आप लोगों को से बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा। इफ्तार के बाद कुछ घरों में बस इफ्तार को ही एक मेन मील रखा जाता है, उसके बाद वो नमाज़ पढ़ते हैं, फिर नमाज़ के बाद वो रात की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद वो लेट जाते हैं, वो रात का खाना नहीं खाते। जब रमज़ान हमें एक तक़वा का दर्स दे रहा होता है, उसके साथ-साथ रमज़ान एक हमें इत्दाल का, मियाना रवि का, अपनी ज़िंदगी को आराम से रब के हुक्म के मुताबिक गुज़ारने का हुक्म भी दे रहा होता है। उसमें अगर हम अहकामात रुबानी देखें, उसमें हमें टाइम से बहुत ज़्यादा फ़ोकस दिया गया है। एक ही वक़्त में पेट भर के खा लेना अहादीस से भी साबित नहीं है, और ये एक सेहतमंद मुसलमान का शेवा भी नहीं है। सेहत के लिहाज़ से देख लें या इस्लामी लिहाज़ से देख लें। इसलिए आपने हल्की-फुल्की इफ्तारी करनी है, उसके बाद आपने डिनर करना है। कुछ लोग होते हैं डिनर बिल्कुल नहीं करते हैं, आपकी बॉडी कमज़ोरी की तरफ चली जाती है। देखिए, हमारा मकसद रमज़ान में रब के करीब होना है, अपनी सेहत को बेहतर बना के। हम ऐसी हमारी कैफ़ियत हो चुकी होती है कि हम बस एक अशरे के बाद तो हमारी सेहत बहुत डामाडोल हो जाती है। एक तो फिर हमारा रोज़े का मकसद हमें तक़वा का हसूल तो है ही है, उसके साथ-साथ हम अपनी तबीयत को इतना ख़राब कर लेते हैं कि अनकॉन्शियसली हमारे घर के बच्चे या छोटे जो बच्चियाँ हैं, वो भी देख रही होती हैं कि अच्छा, रोज़े से तो हमारी अम्मी की और तबीयत ख़राब हो रही है। हमने अपनी सेहत को बेहतर बना के अपने रब से तक़वा का हसूल हासिल करना है। उसके लिए आपने थोड़ा-थोड़ा करके खाना है और अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरे रखने हैं, और डिनर आपने लाज़मी करना है।
ये बेहतर होगा कि आप तरावी से पहले कर लीजिए, क्योंकि तरावी जब आपने 8 पढ़नी हो, 20 पढ़नी हो, जो जितनी भी आपने पढ़नी है, उसमें आपको एनर्जी या तवानाई की ज़रूरत है, और वो तवानाई आपको डिनर से आएगी। और इसके बाद अगर आप तरावी के बाद करेंगे, क्योंकि तरावी के बाद आपने सीधा सो जाना होता है, तो फिर आपको वो खाना जो है बेहतरीन तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के बेहतरीन ऑप्शन शामिल होने चाहिए। इसकी अगर एक मैं मिसाल दूँ तो दाल चावल जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। आलू चिकन का सालन या आलू गोश्त का सालन वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। रात के खाने के तौर पे कड़ी पकौड़े का ऑप्शन वो भी एक बेहतरीन है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन भी और फैट्स भी हैं। ओके, अब इसके बाद जो हमारा कंसर्न है, सहरी भी हो गई, अफ्तारी भी हो गई, डिनर भी हो गया। अब है वाटर इनटेक, पानी हम कितना पिए, क्योंकि अगर हम एक तो हमारे ऊपर पैंडेमिक है, अल्लाह इस आजमाई से हम सबको बेहतरीन तरीके से निकाले। इसमें भी रिकमेंडेशन, जब हम कोरोना की रिकमेंडेशंस भी देखते हैं, उसमें हमारे डॉक्टर्स हमें यही कह रहे होते हैं कि अपने हाइड्रेशन लेवल को अच्छा रखें, बार बार पानी पीजिए। अब रमज़ान का वक्त भी, ऑब्वियसली हम रमज़ान के रोज़े के टाइम तो पानी नहीं पी सकते, लेकिन हमने बाकी टाइम में अपने वाटर इनटेक को किस तरीके से मैनेज करना है, ये बात हम इसमें करेंगे। अफ्तारी के टाइम में एकदम ज़्यादा पानी नहीं पीना, ठीक है? खुराक पानी आपने बस 1 गिलास पीना है। अगर हम देखें अफ्तारी से तरावी के दरमियान में आपने 2 से 3 गिलास पी लेने हैं। तरावी से सोने के दौरान में आपने 4 गिलास पीने हैं। सहरी से पहले आपने 1 से 2 गिलास पीने हैं। ये आपके अप्रॉक्सिमेटली 2 लीटर पानी हो गया, और 2 लीटर पानी आपको काफ़ी है। अगर आपका एनवायरनमेंट, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म है, तो फिर आप तरावी से सोने के दरमियान में अपने वाटर इनटेक को बढ़ा सकते हैं, या प्री सहरी अपने वाटर इनटेक को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इफ्तार से तरावी के दरमियान में पानी आप थोड़ा कम ही रखेंगे। वाटर इनटेक के बाद बात आती है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़, वर्जिश, सैर हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। कुछ लोग तो रमज़ान से पहले जो अपनी सेहत को ख्याल रख रहे होते हैं, रमज़ान में बिल्कुल कट कर देते हैं कि बस रोज़े ही रखो तो बड़ी बात है। अल्लाह को एक कवी मोमिन पसंद है। कवी मोमिन वो होता है जिसका ईमान भी अच्छा है, जो ईमान के लिहाज से भी अपनी स्ट्रगल कर रहा है, जो अपनी सेहत के लिहाज से भी अपनी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सेहत पसंद और दीन पसंद कोई भी नहीं था। उनकी हदीस हम देखें, वो भी अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर आप पहले नहीं करते, तो आप रमज़ान से 1 से 2 दिन पहले आपने बस अपने लिहाज से छोटे लेवल पे वॉक करना शुरू कर दें। छोटा लेवल, स्मॉल लेवल वो आएगा जिसमें आप 100 अगर बिल्कुल भी नहीं करते, तो आप रोज़ाना 100 कदम सैर करना शुरू कर दें। अगर आप करते हैं तो उसमें 50 कदम और ऐड कर लें, ठीक है? छोटे-छोटे करके आप अपने स्टेप्स ऐड करते रहने हैं, और वो फिज़िकल एक्टिविटी करनी है जो आपको जिसमें आपको करके मज़ा आए, ठीक है? जिस तरह मैं हूँ, मुझे वॉक करके मज़ा आता है। आप में से ज़्यादातर लोग होंगे जिनको जॉगिंग करके मज़ा आता है, कुछ लोगों को कार्डियो एक्सरसाइज़ करके मज़ा आता है। आपने वो एक्सरसाइज़ करनी है, वो वर्जिश करनी है, वो काम करना है जिसमें आपको मज़ा आए, ठीक है? क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। इसमें वॉक भी आ सकती है, वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी आ सकती है, कार्डियो भी आ सकते हैं। अच्छा, अब बेस्ट टाइम क्या है फिजिकल एक्टिविटी का? वो है सोने से पहले। आपने तरावी पढ़ ली, तरावी के बाद आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, 5 से 10 मिनट की वॉक या जितनी भी आपने करना चाह रहे हैं वो वॉक या एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप सो जाएंगे। क्योंकि वॉक एक्सरसाइज में हमारे जिस्म की जो मसल्स हैं या हमारे जिस्म की जो अंदर से स्ट्रक्चर है, वो टूट-फूट का शिकार हो रहा होता है। उसके बाद रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका जिस्म जो है उनको उसमें से टॉक्सिन्स को रिमूव करके दोबारा मसल्स को बिल्ड कर सके। इसलिए आप देखें वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज में या जिम्स में या जहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपने स्पेसिफिक टाइम की एक्सरसाइज के बाद रेस्ट लाजमी करना है। पूरा हफ्ता एक्सरसाइज नहीं करनी, पूरा महीना एक्सरसाइज नहीं करनी। आपने अपने जिस्म को कुछ आराम भी देना है, क्योंकि जितना आप अपने जिस्म को आराम देंगे एक्सरसाइज या वॉक के बाद, उतना ही आपका जिस्म बेहतरीन तरीके से अपने सेहत को बेहतर बना पाएगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ के बाद अब वो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे फेस करते हैं, जो कि मुझे अपने क्लाइंट से सुनने को मिले। वो है कि वो सहरी के टाइम में हम बेहतर नहीं, कुछ लोग जिस तरह सहरी के टाइम पे सो के उठते हैं तो नहीं खाया जाता। इस टाइम पे आपने इसका मैं पहले आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम इनके आंसर्स देंगे। गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस करते हैं रमज़ान में। डॉक्टर्स के पास गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए रश लग जाता है, और आजकल गर्मी का मौसम भी है, डायरिया फेस भी चल रहा है, टाइफाइड का। कुछ लोग जिस तरह सहरी के टाइम पे सो के उठते हैं तो नहीं खाया जाता।
इस टाइम पे आपने इसका, मैं पहले आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, फिर इसके बाद हम इनके आंसर्स देंगे। गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करते हैं रमजान में, गैस्ट्रिक डॉक्टर्स के पास गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए रश लग जाता है। और आजकल गर्मी का मौसम भी है, डायरिया फेस भी चल रहा है, टाइफाइड का इश्यूज भी चल रहे हैं हमारे बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, तो ये सारे भी हैं। ऊपर से रोज रमजान आ रहा है, तो इसमें आपने गैस्ट्रिक इश्यूज से कैसे बचना है। उसके बाद है बहुत ज़्यादा, एक तो रोज़े का मकसद ही है कि हमें रोज़ा महसूस हो, हम फ़ील करें, हमें वो तकवा का एहसास हो, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, या हम अपने हाइड्रेशन लेवल को करंट सिचुएशन में, कोविड सिचुएशन में कैसे मैनेज करना है। हम बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, सर में दर्द होना शुरू हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, और कांट डू इवन एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लाइक कुछ खवातीन हैं अपनी वो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज भी नहीं कर पाती, बस वो नमाज पढ़ ली, तलावत कर लिए, वो बेड पे बैठी रहती हैं। ये भी सिचुएशन खतरनाक है। या तरावी के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हो। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें सहरी के टाइम पे कुछ लोगों से नहीं खाया जाता, तो इसका सबसे बेहतरीन होगा कि आपने सुबह निहार मुँह जब भी आप सहरी कर रहे हैं, उससे पहले आपने कोई भी प्री सहरी ड्रिंक ले लेना है। उसमें सबसे बेहतरीन अहादीस से भी जो हमें मिलता है या रिसर्च से भी हम देखें तो आपने शहद का पानी है, एक छोटी चम्मच से टीस्पून से टेबल स्पून तक आप एक शहद लेंगी, जितना भी आपको पसंद है उसके हिसाब से, जो भी आपको अवेलेबल है उसके हिसाब से आप एक गिलास ठंडे पानी में, जो नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होता है वो, या अगर आप गर्म पानी में पीना चाहें वो आप पानी पिएंगी, ठीक है। ये आपकी भूख को खोलेगा, आप सहरी को बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी फौरन उठ के सहरी नहीं कर पाते तो उनको भी आप ये ज़रूर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पी लेती है, इफ्तारी में बहुत एकदम खाली पेट पानी पी लेती है, जिसकी वजह से आप गैस्ट्रिक इश्यूज फेस करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने थोड़ा थोड़ा करके खाना है, फिर पानी पीना है। जिस तरह इफ्तारी में मैंने बताया, पहले आपने 3 खजूरें खानी है ताकि आपके जिस्म को तवानाई मिले। एकदम आपने पूरे स्टमक को आपने कुछ किया ही नहीं है, बाद में आप अपने स्टमक को सिर्फ एक पानी का गिलास दे देते हैं तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उसको उस जो चीज़ चाहिए वो है ताकत। ताकत आपको कहाँ से मिलेगी? 3 खजूरों से। इसलिए गैस्ट्रिक इश्यूज से बचने के लिए आपने पानी उन टाइम्स पे, जो टाइम्स मैंने बताए हैं, उन टाइम्स पे ही उतनी मिकदार में ही पीना है। उसके बाद आ जाता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा थर्स्टी, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। इसका बेहतरीन ये है कि आप अपना चेक करें, आप जो सहरी है उसमें बहुत ज़्यादा सालन की मिकदार तो नहीं ले रही, क्योंकि जितना आप सालन मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे सहरी के टाइम में, जितनी नमकियात आप ज़्यादा लेंगे उतना नमकियात जो है वो पानी को अट्रैक्ट करते हैं। जब वो जिस्म से स्वेटिंग की सूरत में निकलेंगी तो पानी भी निकलेगा और आपका जिस्म प्यास महसूस करेगा। इसलिए गरम मसाला जात वाले खाने, गरम मसाला जात का फ़ायदा बहुत है। जिस तरह आपने मेरी वीडियो सुनी होंगी, मेरी पोस्ट देखी होंगी, मैं गरम मसाला जात की फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा कहती हूँ, फ़ायदेमंद हैं, लेकिन सहरी के टाइम पे आपने उतना नहीं लेना है क्योंकि ये आपके जिस्म में गर्मी का एहसास पैदा करते हैं। इनको हम कहते हैं फूड का थीरेमिक इफ़ेक्ट ज़्यादा है इनका, ठीक है? मतलब इन लेकिन हर एक की बॉडी डिफरेंट है। जिस तरह आपने हमेशा छोटे लेवल से शुरू करना है, ठीक है? और अपनी बॉडी को टाइम देना है कि वो किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कर पाए। मिसाल के तौर पे कुछ लोग हैं, जिस तरह अगर मैं आपको अपनी बात करूँ, मैं सारी अनहेल्दी चीज़ें छोड़ सकती हूँ, मैं चीनी नहीं छोड़ सकती, मैं चाय चीनी के बगैर नहीं पीती, और मैं चाय भी नहीं छोड़ सकती, सुबह के नाश्ते में मेरी चाय चीनी के साथ लाज़मी होती है। अब मैं बाकी चीज़ें छोड़ लेती हूँ, अब मैं अब मैं रमज़ान की बात करूँ तो मुझे कोई कहे कि आप चाय भी छोड़ दें क्योंकि चाय फ़ायदेमंद नहीं है, चीनी भी छोड़ दें। 2 दिन तो मैं छोड़ सकूँगी, तीसरे रोज़े आके मैं खुद ब खुद मेरा जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और मेरा जिस्म चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, पहले मैं चाय में चीनी की मिकदार कम करूँ। अगर मैं 1 टेबल स्पून लेती हूँ तो मैं हाफ टेबल स्पून पे आ जाऊँ, फिर टीस्पून पे आ जाऊँ, थोड़ा-थोड़ा करके मैं कम करूँ। या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं चाय की मिकदार अपनी आधी कर लूँ। ये लेवल या ये जो स्टेप है, ये आपने अपने लिहाज से खुद ही एक्सेप्ट करना है। जिस तरह कुछ घरों में मैंने पहले बात की, हम फ्राइड फूड्स नहीं छोड़ सकते, या नहीं, हमारे जिस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम में फ्राइड फूड्स बनते हैं, बच्चों वाले घरों में फ्राइड फूड्स बनते हैं। अब माएँ क्या 2 दिन तो छोड़ सकती हैं, तीसरे दिन नहीं। उसमें आप ये करें, अगर आप पहले 5 पकोड़े खाते हैं तो फिर आपने खुद ही दिल से नियत करनी है अपने साथ सिंसियर होके कि मैं 3 पकोड़े खाऊँगी, उससे ज़्यादा मैं पकोड़े नहीं खाऊँगी। या अगर मैं डालडा ऑयल में पकोड़े बना रही हूँ तो मैं कल से सरसों के तेल में पकोड़े बनाऊँगी।
छोटे-छोटे करके जब आप स्टेप्स लेते हैं ना अपनी सेहत की तरफ, क्योंकि रब भी देखता है आप कोशिश कितनी कर रहे हैं और जितनी कोशिश होती है, उतनी आपकी सेहत भी बेहतर होती है, आपका दीन भी बेहतर होता है, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरी होती है। इसलिए छोटे-छोटे स्टेप्स लेके आपने चलना है। लंबे स्टेप्स लेंगी, 2 दिन चल पाएँगी, तीसरे दिन आपके आप थक जाएँगी। अब ये छोटे स्टेप्स हर एक के लिए मुख्तलिफ हैं। और कोशिश कीजिए कि कोई भी आपकी बॉडी में कोई भी आप चेंज ला रही हैं, जिस तरह मैंने अपनी बात की, अगर मैं चीनी की चेंज ला रही हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को थोड़ा-सा टाइम दूँ कि उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाए। ये नहीं कि आज मैंने आधी चम्मच चीनी कम कर ली, तो कल मैं पूरी चम्मच चीनी कम कर लूँगी। मैं अपनी बॉडी को आधी चम्मच चीनी के साथ 2 दिन गुज़रने का टाइम दूँगी कि भाई तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुमने अब आधी चम्मच चीनी लेनी है, ठीक है? उसके बाद है कि ट्राई टू डेवलप वन हैबिट एट वन टाइम। आपने एक वक़्त में एक हैबिट न्यू चेंज करनी है अपनी डाइट में, ठीक है? क्योंकि डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना या किसी भी अच्छी हैबिट को चेंज करना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि एक हमारे अंदर का हम शैतान तो नहीं कह सकते, इनर भी हमें कमज़ोर हम अंदर से, क्योंकि हर इंसान कमज़ोर है। हमें वो ट्रिक कर रहा होता है कि देखा तुमने आज ये नहीं खाया ना, तो तुम इसलिए तुम ऐसी हो गई हो, तुम्हारा रंग पीला हो गया है। आपने क्या करना है, अगर मिसाल के तौर पे अब ये 3 दिन हैं, आप अपनी सेहत को टाइम दीजिए कि आपने हर 1 घंटे के बाद 1-1 ग्लास पानी पीना है। अगर आप 1 घंटे बाद नहीं पी पा रहे, आप 2 घंटे बाद पी लेंगे, ठीक है? आपने छोटे-छोटे करके अपने आप को टाइम देना है कि आपकी बॉडी किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कर पाए। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब के साथ कम्युनिकेट करके।